हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 7। ठीक है, यानी इससे पहले हम लोग 6 टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में अलग से प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक होगा आपके हिस्ट्री से यानी इतिहास से। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम। नोट करते चलिएगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी गुफाओं के शैल चित्र के लिए। बात क्लियर हुई? आइए समझते हैं इसको फ्रेंड। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। पहला है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, चौथा अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए कूड़ से सही का चयन कीजिए। चलिए अब यहाँ बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। अब आइए समझते हैं इसको फ्रेंड। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। ओके, हड़प्पा नामक प्रस्थल सबसे पहले ज्ञात होने के कारण इसका हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा के कृषि संबंधी साक्ष्य तथा लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे बात क्लियर हुई हड़प्पा सभ्यता के बारे में और लोथल के बारे में, ओके, और कालीबंगा के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत तथा बिहार क्या अंतर है, इसे चुनें। ऑप्शन ए कह रहा है बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। ऑप्शन बी कह रहा है चैत पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास। ऑप्शन सी कह रहा है दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है बिहार एवं चैत दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। अब चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड, फटाफट। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चैत पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास। अब आइए इसको समझते फ्रेंड। चैत का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी, ठीक है। सौदा के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत या स्तूप कहा गया, ठीक। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिनको बिहार कहा गया। बात क्लियर हुई फ्रेंड? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जैन धर्म का। अब आइए इसको समझते फ्रेंड। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत के श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? ऑप्शन में कह रहा है श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी।
ऑप्शन बी कह रहा है उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। ऑप्शन सी कह रहा है श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। ऑप्शन डी कह रहा है श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए दिमाग लगाकर बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। अब आइए समझते हैं श्रेणी है क्या। प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई। ठीक, इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार, वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण करती थी। ओके, इनकी तुलना कुछ अंशों में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से की जा सकती है। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। ऑप्शन ए कह रहा है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ऑप्शन बी कह रहा है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ऑप्शन सी कह रहा है ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। अब आइए इसको समझते फ्रेंड। दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित है, जिनमें 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है, तो इसका जो संबंध है वो आपके मौर्य काल से है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए कह रहा है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ। ऑप्शन बी कह रहा है जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ। ऑप्शन सी कह रहा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। ऑप्शन डी कह रहा है सारनाथ लेक के साथ। चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी हाथी गुम्फा लेक के साथ। अब आइए इसको समझते फ्रेंड। कलिंग का चेती वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राट में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव भी था। ओके फ्रेंड, क्लियर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी प्रतिहार। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, गुप्त वंश। अब आइए इसको समझते हैं जरा। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों को उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। क्लियर हुई फ्रेंड बात, यानी गांव की भूमि से जो उत्पन्न होने वाली आय थी वो ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। ठीक है, किसमें, गुप्त वंश में, यानी गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम यानी गांव अनुदान में दिए गए थे। ओके बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते फ्रेंड। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे।
ऑप्शन ए सूफी संत, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी मलिक, ऑप्शन डी उलेमा। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उलेमा। अब आइए इसको समझते हैं जरा। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था, क्योंकि वो सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। ठीक है, तो किसे कहा जाता था? ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के समूह को दस्तार बंदान कहा जाता था। ठीक है, और वे पगड़ी धारण किए रहते थे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा फटाफट। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कोई नहीं, ना ही पहला और ना ही दूसरा। क्यों? अब आइए समझते हैं इसको। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। क्लियर? पहला। दूसरा, पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है, यानी पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दूसरा ऑप्शन भी क्लियर फ्रेंड। चलिए अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। उलेमा, खानकाह, शेख, समा। चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आजकल। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी उलेमा इज द राइट ऑप्शन। आइए समझते इसको फ्रेंड। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। ठीक है, समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है फ्रेंड। सो बात क्लियर हुई, यानी सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना, अलग से पूछ सकता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन बी कह रहा है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी कह रहा है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना, जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब सोचिए, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, दिमाग में जोड़ दीजिए और इसका आंसर निकालिए। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अब आइए समझते इसको फ्रेंड। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब यहाँ पे बात क्लियर हुई, प्रसार करवाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, यानी प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता ब्रिटिश राज द्वारा। सो क्लियर हुआ फ्रेंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक लिखी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रनाडे, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। चलिए बताइए फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी स्वामी विवेकानंद। ओके, अब आइए समझते इसको। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपना
भाषण दिया। 1997 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो दो बात यहाँ पे क्लियर हुई। 1893 में शिकागो गए जहाँ उन्होंने विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया, यानी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजनस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। ऑप्शन बी कह रहा है स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। ऑप्शन सी कह रहा है आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे शामिल हुए। ऑप्शन डी कह रहा है ये बंगाल तक ही सीमित रहा। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा कथन सही नहीं है स्वदेशी आंदोलन के बारे में? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ये बंगाल तक ही सीमित रहा। अब आइए समझते इसको फ्रेंड। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सके। पहला क्लियर, पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियों ने हिस्सा लिया और धरने पर बैठने लगी, परंतु ये आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल 22 साल ही इसका अपवाद रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक, अरविंद घोष ने इसको पूरे भारत में फैलाया। सो ये बात क्लियर हुई फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा है चंपारण में आचार्य जेपी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है? अब यहाँ पे बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा। चंपारण में आचार्य जेपी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। क्लियर हुई बात फ्रेंड? अब आइए समझते इसको। महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता अलग से, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा, चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, पोलाक इत्यादि शामिल थे। ओके फ्रेंड, ये बात क्लियर हुई। सो ये रही वीडियो फ्रेंड। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।